गाजा में वैक्यूम बमों का खौफनाक सच है, जो कि भाप बनकर उड़ गए। 2800 से ज्यादा लोग, न कंकाल मिले, न खून, न रूह कपा। और देगी ये रिपोर्ट। जैसे कि मतलब क्या होते हैं। जैसे कि आ, ये बम है तो न कफन मिला न कंकाल, बस दीवारों पर रह गई राख। गाजा में कैसे गायब हो रहे हैं लोग, रूह कपा देगी ये रिपोर्ट। तो ना जैसे कि अभी पता है कि गाजा में अक्टूबर 2023 से अब तक 2842 लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए हैं। जांच में पता चलता है कि इसराइल में वैक्यूम और थर्मोबैरिक जैसे प्रतिबंधित बमों का इस्तेमाल किया गया है, जो 3500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा कर देते हैं और मनुष्य के शरीर को राख बना देते हैं। गाजा में 3500 डिग्री तापमान वाले वैक्यूम बम गिराए गए हैं और 2842 से ज़्यादा लोग भाप बनकर गायब हो गए हैं। ये हमें दिख रहा है यहाँ गाजा सिटी, इतनी सी गाजा स्ट्रिप है और यहाँ पे ये सिचुएटेड है और इसमें इतने सालों से यहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है। तो इसराइल गाजा वैक्यूम बम और मानवाधिकार उल्लंघन क्या है। तो मुख्य दावे किए जा रहे हैं कि अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा के कुल मौतें लगभग 72,000 विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है। 2,842 लोग पूरी तरह गायब या भाप बनकर उड़ गए हैं, यानी कि इवोपरेट हो गए, जैसे कि पानी होता है। कोई शव, हड्डियां, खून या मांस का टुकड़ा नहीं मिला, सिर्फ दीवारों पर राख या खून के छींटे बचे हैं। 3,500 लोगों से ज़्यादा लोगों से भी जैसे कि 3,500 लोग हैं, उनसे ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। गाजा सिविल डिफेंस यानी कि स्थानीय टीम ने फॉरेंसिक जांच और घटनास्थल डेटा से ये आंकड़े दर्ज किए हैं। और जो एग्जाम्पल देखें तो अल तालिबान स्कूल हमला था अगस्त 2024 में, जिसमें एक माँ जो यास्मीन थी, उन्होंने महीने बेटे साद को ढूंढा था, लेकिन कोई सबूत उनको नहीं मिल पाया था। यानी कि वो भी इसी घटना में इसी तरीके से ब्लास्ट हो गया था। इस्तेमाल होने वाले हथियारों का दावा है। इसराइल आरोप लगाता है कि थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम का यूज हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में ये बैन भी माने जाते हैं। मतलब जो विशेषकर जो ज़्यादा घनी आबादी है, वहाँ पे ये बैन होते हैं। ये हथियार कैसे काम करते हैं। तो पहले छोटा विस्फोट करते हैं, जैसे कि ईंधन का बादल हवा में फैलता है, और दूसरा विस्फोट होता है जिसमें बादल में ही आग लग जाती है। तो उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और मनुष्यों में हानि होती है। नतीजा बहुत बड़ा आग का गोला और भयंकर दबाव तरंग बनती है, ऑक्सीजन खींचकर वैक्यूम बना लेती है। तापमान 2500 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाता है, जिसमें मानव शरीर 100% जलकर राख या भाप बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार शरीर के उत्तक जो हमारे टिश्यूज हैं वो राख में बदल जाते हैं और फेफड़े फट जाते हैं, अवशेष कम बचते हैं। इस्तेमाल होने वाले कुछ हथियार अमेरिका से मिले हैं, जैसे कि MK-84 जो कि 2000 पाउंड बम है, और जो ब्लू 109 है बंकर बस्टर है, GBU-39 सटीक गाइडर बम है। और इनमें जो टाइटोनियम या FX 757 जैसे विस्फोट जो ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं, यानी कि इनमें पूरी तरीके से यूरेनियम और जो हमारे रेड अर्थ एलिमेंट्स हैं उनका अच्छे से यूज़ होता है, उन्हें अच्छे से हीट एब्जॉर्प्शन या वो रिलीज करने वाले बनाया जाता है। मानवाधिकार उल्लंघन तो घनी आबादी में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराध का आरोप जानेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून थर्मोबैरिक हथियार पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं, लेकिन आनुपातिक हमला और नागरिकों को निशाना बनाने पर ICC जांच हो सकती है। अमेरिका की क्या रोल है। तो ये हथियार अमेरिका ने सप्लाई किए हैं और US इजराइल संबंध हथियार निर्यात पर सवाल उठाए। सीज फायर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सीज फायर लागू है, 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन दूसरे चरण में 500 से ज़्यादा मौतें हुई है और अभी तक भी स्ट्रेस जारी है। प्रोपेगेंडा और फैक्ट क्या है। तो कुछ स्रोत है, जैसे कि ऑनेस्ट रिपोर्टिंग कहते हैं कि अतिरंजित है, ये बम थर्मोबैरिक नहीं, सामान्य है और शरीर पूरी तरह एवोपरेट नहीं होता। कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई है। आंकड़े हमास नियंत्रित गाजा सिविल डिफेंस से हैं। मैपिंग और वेनेजुएल्स कहते हैं कि गाजा पट्टी यानी कि गाजा में पट्टी का जो मैप है, गाजा छोटे क्षेत्र यानी कि 365 वर्ग किलोमीटर में फैला है सिर्फ, और मिस्र और इसराइल से घिरा हुआ है।
मुख्य जगह जहाँ पे गाज़ा सिटी जो कि उत्तर में है, खान यूनिस जो कि साउथ में है, और रफ़ा दक्षिणी बॉर्डर। महत्वपूर्ण स्थान इसमें ताबिन स्कूल है जो कि गाज़ा सिटी में सिचुएटेड है। अल माउसी मवासी सुरक्षित जोन घोषित किया है, लेकिन इस पे भी हमले हुए हैं। युद्ध प्रभाव में अब देखें तो उत्तरी गाज़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहाँ बड़े बम गिरे हैं। अब ये मैप है, इतना सा ये दिख रहा है हमें, जिसमें देर अल बता स्कूल है, खान यूनिस, राफ्ता, अफसान अल कबेरा और ये बेल्ट लुहिया सब कुछ है इसमें। तो प्रतिबंध निकासी और आदेश देखें तो ये वाली जगह है जिन पे प्रतिबंध है। उसके बाद हम बात करेंगे कि थर्मोबैरिक हथियार कैसे काम करते हैं। तो सटीक निर्देशित बम लक्ष्य पर हमला करते हैं। एक छोटा विस्फोट जो कि विस्फोटक पदार्थ को बादल में बदलता है, और दूसरे टाइम पे क्या होता है कि बादल में से आग लग जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हो जाती है। दो राज्य समाधान क्या है? इसराइल और फिलिस्तीन के बीच दो अलग अलग स्वतंत्र देश बनाने का प्रस्ताव है। एक देश इजराइल यानी कि जो यहूदियों का राज्य है पहले से मौजूद है, दूसरा देश फिलिस्तीन, फिलिस्तीनों का राज्य नया बनाना है। यानी कि यहाँ पे यहूदी और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है। उसी के बाद इसका आधार क्या है? तो 1967 की जो सीमाएं थी, ग्रीन लाइन, यानी इजराइल ने 1967 के युद्ध से पहले वाली सीमाओं पर वापस जाना, छोटे मोटे बदलाव के साथ दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से साथ साथ रहे, सीमा पर सहयोग, यरूशलेम का साझा विभाजित स्टेटस और शरणार्थी समस्या का हल होना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ईयू, अरब देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लंबे समय से समर्थित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो 1947 में जब यूनियन पेरिटेशन प्लान था, यानी कि फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें इसराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग राज्य बनाने की बात हुई थी। 48 में इसराइल का गठन हुआ, पहले अरब इसराइल युद्ध हुआ, फिर 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ। इसराइल ने वेस्ट बैंक जैसे कि गाजा, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। 1993 में अस्लो अकॉर्ड्स हुआ था, जिसमें पीएलओ और इसराइल के बीच पहली बड़ी समझौता दो राज्य की दिशा में कदम लगाए गए थे। 2000 में कैंप डिवाइड समिट हुआ जो कि असफल रहा। 2008 में एनापोलिस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर असफल रही, और 2024-25 में गाजा युद्ध के बाद दो राज्य फिर से बहस छिड़ के आगे आए हैं वैश्विक राजनीति में, और ठोस प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान स्थिति ये है कि 2026 में लेटेस्ट अपडेट्स की जाने तो सीज फायर की बात चल रही है। 2025 के अंत में यूएसए, इजिप्ट, कतर और तुर्की की मध्यस्थता से 20 पॉइंट्स यानी कि गाजा पीस प्लान ट्रंप डिक्लेरेशन के तहत सीज फायर हुआ, लेकिन 2026 में ये नाजुक है, छोटे मोटे उल्लंघन जारी है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें जो कि नोबेल प्राइज़ मिले, तो इसके लिए वो दावा करते हैं कि मैंने भारत जैसे देशों और जो अभी वर्तमान में ये इसराइल गाजा युद्ध छिड़ाए उनकी मध्यस्थता करके वो शांति समझौता कराते हैं, तो वो अपने आप को जो नोबेल प्राइज़ है उसको प्राप्त करने के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता के सामने ये बता के अपने आप को नोबेल प्राइज़ दिलाना चाहते हैं। मानवीय संकट गाजा में 70,000 से ज़्यादा मौतें हुई 2023 से 26 तक, लाखों बेघर हुए लोग, और जो UNRWA पर इसराइल के हमले हुए, सहायता रोकने के आरोप है, युद्ध अपराध की जांच की जा रही है। वेस्ट बैंक में बदलाव तो 2026 फरवरी में इसराइल ने सेटलमेंट्स बढ़ाने के नए नियम पास किए, जिसमें जॉर्डनियन कानून रद्द हुआ, भूमि अधिग्रहण आसान था। यूएन सेक्रेटरी जो कि जनरल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा। दो राज्य समाधान को खत्म करने वाला कदम उठाया गया है। आईसीजे और आईसीसी 2024 आईसीजे फैसला इसराइल की कब्जा अवैध है, और 2025-26 में HRW की रिपोर्ट में बताया गया है कि वेस्ट बैंक में जबरन विस्थापन हुआ, यानी कि वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि पूर्णतः मानवता का उल्लंघन हुआ है। चुनौतियां और बाधाएं क्या है? वाई इज डिफिकल्ट नाउ? तो इसराइल की ओर से वेस्ट बैंक में 70,000 से ज़्यादा यहूदी सेटलर्स अगर फिलिस्तीन राज्य बने तो उन्हें हटाना मुश्किल होगा। नेतन्याहू सरकार कहती है फिलिस्तीनी राज्य कभी नहीं बनेगा। सुरक्षा चिंता, हमास जैसे ग्रुप्स पर खतरा हो सकता है।
फिलिस्तीनी ओर से हमास गाजा में इसराइल को मान्यता नहीं देता, लेकिन 2017 चार्टर में यानी कि इनके संविधान में 1967 सीमाओं पर राज्य स्वीकार किया गया। और फिलिस्तीन जो अथॉरिटी है यानी कि वेस्ट बैंक, ये कमजोर पड़ा, भ्रष्टाचार और विभाजन भरपूर है। गाजा और वेस्ट बैंक अलग अलग नियंत्रण में है, एकजुट फिलिस्तीनी राज्य बनाना कठिन होगा। अन्य मुद्दे तो यरूशलेम का स्टेटस और दोनों के लिए राजधानी जरूरी है, शरणार्थी 1948 के विस्थापितों और उनकी वापसी का अधिकार, सीमाएं और पानी संसाधन। गाजा युद्ध के बाद गाजा पूरी तरह तबाह हो गया है, लाखों बेघर हो गए लोग, ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। महत्वपूर्ण विश्लेषण देखें तो समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी कि यूएन रेजोल्यूशन 242 और 338 के अनुसार दोनों पक्षों की सुरक्षा और सम्मान सुरक्षित कर सकता है। भारत की समर्थन करता है कि यूएन में फिलिस्तीन का हक है। और विरोध में देखें हम मृतप्राय की, तो कई विशेषज्ञ कहते हैं अब व्यवहारिक रूप से असंभव हो गया है सेटलमेंट्स की वजह से, और कुछ एक राज्य समाधान एक देश में दोनों की बात करते हैं, लेकिन यह भी मुश्किल, अपार्थाइड जैसी स्थिति का खतरा है। वर्तमान में कोई बातचीत नहीं चल रही, सिर्फ बयानबाजी चल रही है। यानी कि ये दोनों जैसे कि एक बम फेंकेगा तो दूसरा भी फेंकेगा। इस सेटलमेंट की वजह से बहुत सारे मासूमों ने जान गंवाई है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और सम्मेलन देखें तो जुलाई 2025 यूएन हाई लेवल कॉन्फ्रेंस फ्रांस और सऊदी अरेबिया को चेयर के साथ 160 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पास हुआ। इसमें हमास को डिसआर्म करने और होस्टेज रिलीज करने और पीए रिफॉर्म्स और दोनों राज्य रोड मैप की मांग की गई। इजराइल और यूएसए ने बाइकआउट किया, यानी कि इन दोनों ने इस जो कॉन्फ्रेंस थी उसका बहिष्कार किया। उसी के साथ सितंबर 2025 यूएनजीए रेजोल्यूशन, भारत सहित 142 देशों ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर वोट दिए कि यस फिलिस्तीन राज्य और दोनों राज्य समाधान का समर्थन करें। ग्लोबल अलायंस फॉर टू स्टेट्स सॉल्यूशन सऊदी प्लस नॉर्वे 2024-25 90 से ज़्यादा देशों का गठबंधन था, लेकिन इजराइल इसमें भी बाइकआउट करता है या विरोध करता है। गाजा प्लेस बॉर्डर ट्रम्प इनिशिएटिव फरवरी 2026, यूएस लीड टोनी बिलर शामिल हुए इसमें, और लेकिन भारत ने इसे इन रेगुलर मीटिंग स्किप किया, यानी कि फिलिस्तीन हितों के साथ इसमें बैलेंस दिखाया। भारत शांति चाहता है पर बैलेंस रूप से, इस वजह से ऐसा हुआ। भारत के लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण पॉइंट तो फिलिस्तीन मान्यता, भारत ने 1988 में पीएलओ को मान्यता दी थी, लेकिन फिलिस्तीन राज्य को पूर्ण सदस्यता यूएन में समर्थन करता है। 2025-26 में भारत ने यूएन में 2 राज्य पर वोट यस किया है। और एमईए स्टैंड यानी कि एस जयशंकर ने जो हमारा म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है 2024 में हुई, तो इसमें कहा कि 2 राज्य अब मोर अर्जेंट हो गए। 2025 लोकसभा में नेगोशिएट टू स्टेट सॉल्यूशन ही रास्ता बताया। अरब देशों के से बैलेंस देखें तो यूएई, सऊदी और अब्राहम एक्रोस्ड के बाद आईएमईसी कॉरिडोर एलएनजी डील्स जो कि 33 जो डॉलर वीज़ा था उससे ज़्यादा प्लस, और स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, लेकिन फिलिस्तीन समर्थन जारी रखकर ग्लोबल साउथ में अपनी इमेज बनाए रखना है। मोदी की संभावित यात्रा, तो फरवरी 2026 में पीएम मोदी की इजराइल यात्रा की खबरें, पहली तीसरे टर्म में डिफेंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी पर फोकस किया गया है। रक्षा सहयोग के अतिरिक्त लेटेस्ट अपडेट्स देखें तो नवंबर 2025 में एमओयू यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री टेक कॉर्पोरेशन, एआई, क्वांटम और क्वांटम फिजिक्स, साइबर सिक्योरिटी ज्वाइंट प्रोडक्शन पर क्या नाम से ये सहयोग हुआ। और 2026 की डील्स देखें तो 40,000 से लाइट्स मशीन गन्स यानी कि IWI से 1,70,000 कार्बाइन्स ऑर्डर हुए। IAI से 6 एयरक्राफ्ट को एरियल रिफर्निंग टैंकर में कन्वर्ट किया, जो कि 900 मिलियन डॉलर है। उसके बाद स्पाइसेस हजार से मतलब इन्हें प्रीसीजन गाइडेंस बम 8.7 बिलियन डॉलर पैकेज में भेजे गए हैं। समग्र यानी कि देखिए पूर्णतः भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियार खरीद है, जिसमें 34 से 42% निर्यात होता है। मेक इन इंडिया के तहत ज्वाइंट वेंचर्स जैसे कि बार्कर्स 8 स्पाइक
बेचे गए। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नवंबर 2025 से शुरू 2026 अंत तक फाइनल करने की कोशिश है। डिफेंस के साथ साथ हाईटेक सेक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। मिशन सुदर्शन चक्र तो भारत का जो इंडिजीनियस एयर मिसाइल डिफेंस प्लान है, इसराइल टेक्नोलॉजी से इसे लाभ होगा। भारत इसराइल से डिफेंस लेता है लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन क्यों करता है? इसराइल से सुरक्षा और अच्छी तकनीक मिल जाती है, फिलिस्तीन से दोस्ती और तेल की दुनिया में अच्छी इमेज मिलती है। भारत कहता है हम किसी को नहीं छोड़ते, सबके साथ अच्छे रहेंगे। ये स्मार्ट तरीका है, सबका फायदा उठाना, किसी से दुश्मनी न करना। MCQs देखें तो सितंबर 2025 में UN जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर भारत ने किस तरह वोट किया? 2 राज्य समाधान या फिर क्या? तो इसमें पक्ष में वोट दिया था, यस दिया था। भारत इजराइल से रक्षा सौदा करता है लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन भी करता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है मल्टी एलिग्नमेंट और संतुलित विदेश नीति अपनाना। फिर देखते हैं 2025-26 में गाजा में सीज फायर किसके प्रस्ताव पर हुआ और भारत ने इसमें क्या रुख अपनाया? तो ये हुआ था जो कि USA ट्रंप का 20 पॉइंट गाजा प्लेस प्लान था। भारत ने समर्थन किया लेकिन 2 राज्य पर इसमें जोर दिया गया। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।